बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट 8 में आज हम बात कर रहे हैं भुगतान संतुलन में असाम्यता के कारण। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भुगतान संतुलन के असाम्यता के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने 3 टाइप्स इम्पॉर्टेंट रूप से पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके कारण कि किस कारण से होता है। तो देखिए, जो भुगतान संतुलन होता है उसके लिए या बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ये माना गया है कि जो डेवलप कंट्री होती है, डेवलप कंट्रीज़ में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो फेवरेबल रहता है, और जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं यानी कि विकासशील देश होता है, वहाँ पे बीओपी जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में ज़्यादातर देखा गया है। तो आज हम इसी में के लिए बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो बीओपी है उसमें कह सकते हैं असाम्यता या डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है इसका यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि वह विकास कार्यक्रम। अब देखिए कि डेवलप जो कंट्रीज होगी यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं, उनको ऑलरेडी उनका क्या होगा, उनके देश में डेवलप प्रोग्राम पहले से ही होंगे, तो उनको इतनी अमाउंट नहीं चाहिएगी, इतना लोन नहीं चाहिएगा अपने देश में डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो विकासशील देश होगा यानी कि जो जिसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है या प्रोसेस में चल रहा है, वहाँ पे उस कंट्री को बहुत ज़्यादा लोन, विदेशी लोन की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने देश में करने होंगे। इसके लिए हम कह सकते हैं कि विकासशील देश में भुगतान संतुलन जो अनफेवरेबल होता है उसका मेन कारण ही बड़े बड़े जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो है। उसमें हम बता सकते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं भुगतान संतुलन में 2 प्रकार से, या कह सकते हैं कि 2 मेन कारण हैं जिससे कि बीओपी है वो अनफेवरेबल हो जाता है। तो इसका फर्स्ट रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम करने के लिए हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाते हैं अपनी कंट्री में, यानी आयातों में वृद्धि करके। और आयात में भी हम कैपिटल गुड जो पूंजीगत सामान होते हैं, बड़ी बड़ी टेक्निक्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, इंपोर्ट करने लग जाते हैं, या फिर रॉ मटेरियल को मंगाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभी अपने देश में डेवलपमेंट करना है। सेकेंड, हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक तरफ से हमारा इंपोर्ट तो क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम कैपिटल गुड्स मंगवा रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो एक्सपोर्ट डिक्रीज़ होने का मेन कारण क्या है कि हम लोग उतना जो कह सकते हैं प्रोडक्शन है वो इतना सेल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं सेल कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अधिकतर जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं वो पूरा कंज्यूम हमारे ही कंट्री में हो रहा है, और हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो जिससे हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा, यानी कि उसमें असाम्यता आ जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी विकासशील देशों में किए जाते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही इसका रीज़न बता दिया कि जो डेवलप कंट्री होगी उसमें ऑलरेडी क्या होंगे, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले से ही हो चुके होंगे, या वो सिर्फ फाइनल कंडीशंस में ही होते हैं कि वहाँ पूरा वेल सेटल रहता है। लेकिन यहाँ जैसे बात करें भारत में, तो भारत में भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है, यानी विकासशील देश में आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम कंटिन्यू चलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट के। तो इस कारण से हमारा बीओपी कहाँ चला जाता है, पेमेंट साइड को इंक्रीज़ कर देता है, राइट। सेकेंड है हाई ग्रोथ इन इम्पोर्ट, यानी आयातों में वृद्धि की गति अधिक होना, यानी कि इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा होना। इसका मेन कारण हम बता सकते हैं कि जैसे हम बात करें कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वहाँ कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, राइट। और दूसरा हम बात करें कि हमारे देश में हमेशा जो मोस्टली है वो ईयर में क्या बनता है, डेफिसिट बजट बनता है, यानी घाटे का बजट, जिसमें क्या होता है, व्यय ज़्यादा होता है आय से कंपैरिजन में। तो हम लोग घाटे का बजट बनाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि उस वजह से आपके जो इंपोर्ट होंगे वो तो क्या होंगे, यानी प्रोत्साहित होंगे, यानी कि वो आयात तो बढ़ेंगे लेकिन निर्यात इतना नहीं बढ़ेगा। किसकी वजह से, डेफिसिट बजट की वजह से। और आप जानते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे तो भी वो कारण आपका इंपोर्ट बढ़ेगा। एक रीज़न और भी बता सकते हैं कि जिस देश में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि विकास वित्त विनियोजन होता है, तो वहाँ पे जनता की जो इनकम होती है
वो बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, यानी जनता की आय में वृद्धि हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। वो डोमेस्टिक यानी घरेलू देश की जो उत्पादन होगा उसमें भी मांग करेंगे और दूसरा वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाएंगे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है और इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ तो आपका बीओपी अनफेवरेबल हो जाएगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट हमने बताया पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, सेकंड बनाया डेफिसिट बजट का होना और तीसरा आपका मेन रीज़न क्या बताया था कि आपके यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अगर किए जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा विनियोजन वाली जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके देश में इंपोर्ट बढ़ेगा। तो ये एक मेन कारण है जिससे हमारे देश में इंपोर्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है कि स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। यहाँ हमने पढ़ा कि आपके इंपोर्ट बढ़ रहा है और यहाँ हम बात कर रहे हैं स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यातों में वृद्धि की धीमी गति होना। निर्यातों की धीमी गति होने का मेन रीज़न क्या है कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, ट्रेडिशनल कमोडिटीज़ का यानी परंपरागत वस्तुओं का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कभी कभी उसकी मांग विदेशों में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा हम बात करें कि हमारे देश में जो वस्तुएं होती हैं उनकी क्वालिटी इतनी मेंटेन नहीं रहती है, या हम कह सकते हैं कि क्वालिटी घटिया होने की वजह से भी डिमांड जो है वो वहाँ बाहर की कंट्री में नहीं हो पाती, तो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, राइट। क्वालिटी से हम लोग बहुत अगर डाउन बना देते तो आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं यानी औद्योगिक विकास के कारण जो रॉ मटेरियल्स होते हैं यानी कैपिटल गुड्स का या टेक्निक्स का, उन सब की क्या करते हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है यानी औद्योगिक विकास करना है। तो हम कह सकते हैं कि हम जितना कैपिटल गुड्स को इनको मंगवाते हैं उतना हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए उसके कंपैरिजन में, तो क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्या किया, इंपोर्ट कर लिया है, राइट। और इसका एक रीज़न है कि आपके यहाँ की जो हम कह सकते हैं कि निर्यात एक्सपोर्ट इसलिए भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, कोई लोन सपोर्ट इतना नहीं हो पाता, और जो बैंक्स हैं उनकी जो लोन देने की जो प्रोसेस होती है वो इतनी लंबी होती है या लॉन्ग होती है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो एक्सपोर्टर होता है वो एक्सपोर्ट करने से इतना ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं होता है जितना हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से रीज़न्स हैं। जो मेन रीज़न है वो क्या था, ट्रेडिशनल गुड्स का हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए हम इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, और तीसरा मेन रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ की जो गुड्स होती हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होना, ठीक है। टाइम पर हम लोग अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आगे जो कंट्री है वो वापस हमें क्या देती है, ऑर्डर नहीं देती, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये मेन रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वीक टर्म्स ऑफ सेल्स यानी कमज़ोर विक्रय शर्त। अब देखिए कमज़ोर विक्रय शर्तें का मतलब क्या हो गया कि जो कॉम्पिटिशन्स इतना हाई लेवल का होता है मल्टीनेशनल कंपनीज से कि हम लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है यानी विकासशील राष्ट्र हैं जिनका माल या गुड्स पहले से ही क्वालिटी जो है वो डाउन है, और हम कह सकते हैं डाउन क्वालिटी और हाई कॉस्ट, डाउन क्वालिटी और हाई कॉस्ट के कारण हमारा जो गुड्स है वो मल्टीनेशनल कंपनी के सामने टिक नहीं पाता है, यानी कि वो रह ही नहीं पाता। इसलिए उन्हें अपनी जो टर्म्स जो रहती हैं सेल्स की, बेचने की जो शर्तें होती हैं वो कौन सी, वीक बनानी पड़ती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती हैं, क्योंकि हम लोगों की जो गुड्स होता है उसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं रहता है, कॉस्ट इतना हाई होने की वजह से उसकी प्राइस भी इतनी हाई लेवल हो जाती हैं, राइट। तो ये हमारे मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हमारे गुड्स हैं वो टिक नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को जो कंडीशंस बनानी पड़ती है वो बहुत वीक बनानी पड़ती है यानी कमज़ोर बनानी पड़ती हैं। दूसरा कि जो विकासशील देश है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो सेल हो जाता है प्रोडक्ट, उसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सर्विसेज भी प्रोवाइड विकासशील देश नहीं कर पाता है, तो ये भी एक इसका वीक पॉइंट है, जिसकी वजह से हमें क्या करनी होती है कि जो सेलिंग की जो कंडीशंस होती है वो बहुत ईजी बनानी पड़ती हैं। हम लोग कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, हम बहुत ज़्यादा गारंटी पीरियड का इतना नहीं दे पाते हैं जितना डेवलप कंट्री दे पाती है, तो इसीलिए हमको जो बेचने की जो शर्तें होती है माल को वो कमज़ोर बनानी पड़ती है यानी बहुत लोअर टाइप की बनानी पड़ती है। तो उससे हम अगर लोअर टाइप की अगर कंडीशंस बनाएंगे तो हमारा बीओपी क्या होगा, अनफेवरेबल होगा, क्योंकि हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ फॉरेक्स यानी विनिमय कोषों के उचित उपयोग का अभाव। देखिए फॉरेक्स मतलब हो गया आपका फॉरेन रिजर्व,
तो यहाँ पे ये है कि हम लोग अपने जो फॉरेन रिजर्व है उसका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो इस कारण से भी हमारा बीओपी क्या होता है, अनफेवरेबल हो जाता है। देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया है कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, अनावश्यक कार्यों में यानी कि जो अननेसेसरी फंक्शन होते हैं उसमें हम अपना फॉरेन रिजर्व क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें कि दूसरी और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण हम लोग जो हमारी जो प्लानिंग्स होती है हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो इतने लॉन्ग टाइम तक ड्यू होते हैं यानी बाकी रह जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हम लोग वापस उससे फॉरेन करेंसी जो अर्न करना चाहते थे वो नहीं कर पाते हैं। तो मेन हम कारण बताएं कि विकासशील राष्ट्रों द्वारा उनके पास जो भी फॉरेन रिजर्व रहता है वो उनका सेटिस्फेक्शन रूप से अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बीओपी अनफेवरेबल हो जाता है। वो अननेसेसरी रूप से उसका यूटिलाइजेशन करने लग जाते हैं, जिससे कि हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न अच्छा लेना होता है वो हम डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं ले पाती हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइजिंग इन्फ्लेक्शन यानी बढ़ता मुद्रा प्रचार। सिंपल सी बात है कि जब आपके देश में महंगाई बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ने के कारण हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। या फिर हम बात करें कि विकासशील देश होते हैं उनकी विकासशील देशों में जो गवर्नमेंट होती है वो डेफिसिट बजट बनाती हैं और जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा महंगाई या इन्फ्लेक्शन है वो मार्केट में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से निर्यात जो एक्सपोर्ट होगा उसमें शॉर्टेज आएगी, निर्यात बहुत कम हो जाएंगे और महंगाई अगर देश में होगी तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा। यानी इन्फ्लेक्शन की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो तो डाउन कंडीशन में आ जाते हैं और जो इंपोर्ट होते हैं वो हमारे हाई कंडीशन में, यानी हम बहुत महंगा जो माल है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाते हैं। तो ये हमारा बीओपी है वो अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है। तो इन्फ्लेक्शन हो गया, या हम कह सकते हैं कि मांग जो है वो इन्फ्लेक्शन वाली बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉस्ट भी उत्पादन की जो होती है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो हमारे देश में महंगाई आ जाती है। राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेक ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट यानी आयात प्रतिस्थापन का अभाव। यानी कि जो चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो, जिस चीज़ को आप मंगा रहे हो, उसी का ही सब्स्टिट्यूट आप अपने देश में बना लें। लेकिन हम लोगों के पास में जो टेक्निक्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज होती है, इसी वजह से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं जिस कमोडिटीज़ का, उसको हम अपने देश में नहीं बना पाते हैं। तो हम आयात प्रतिस्थापन का अभाव का मतलब है जो चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसको आप अपने देश में बना लें, लेकिन हम लोगों के पास टेक्निक्स, रॉ मटेरियल इनकी शॉर्टेज की वजह से हम लोग अपने इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट अपने देश में नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो बीओपी है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। तो ये मेन कारण है कि टेक्निक्स की शॉर्टेज होना या फंड की फॉरेन फंड की शॉर्टेज होना या फिर ऐसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होना जिससे हम इंपोर्ट कमोडिटीज़ को बनाना चाहते हैं पर वो नहीं बन सकती हैं। तो सबसे मेन है कि अगर हम अपने बीओपी को फेवरेबल करना चाहते हैं तो मेन चीज़ होती है कि आप अपने जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स को आप मंगा रहे हैं, जो सर्विसेज को आप मंगा रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि उसका कोई ना कोई विकल्प आप अपने देश में बना लें। लेकिन हम बनाने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे पास ना तो फॉरेन रिजर्व्स इतना है और ना हमारे पास में टेक्निक्स हैं, अच्छी आधुनिक तकनीकों की कमी के कारण हम लोग आयात प्रतिस्थापन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बीओपी क्या हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है। राइट। नेक्स्ट है बैड इफेक्ट ऑफ स्मगलिंग यानी कि तस्करी का दुष्प्रभाव। देखिए मेन जो चीज़ है कि तस्करी, या हम कह सकते हैं कि ये क्यों आती है, स्मगलिंग हम क्यों करते हैं, तो मेन होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं यानी जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ की महंगाई के कारण यानी इन्फ्लेक्शन चल रहा है, अगर उनके वहाँ के मार्केट में महंगाई चल रही है तो वो एक तरह से कम रेट के जो गुड्स होते हैं उनको इनलीगल तरीके से अपने देश में मंगाते हैं। दूसरा ये होता है कि टैक्स पॉलिसी अगर आपकी बहुत हाई है तो वहाँ टैक्स से बचने के लिए लोग भी क्या करते हैं, स्मगलिंग का सहारा लेते हैं, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगी, दूसरा एक लॉस। और दूसरा ये है कि वो मार्केट में लाके क्या करते हैं, ब्लैक सप्लाई करने लग जाते हैं। तो इससे हमारा बीओपी क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे जब टैरिफ लगा दिया जाता है या इंपोर्ट पे प्रशुल्क लगा दिया जाता है तो लोग उसे लीगल तरीके से वस्तुओं को अपने देश में नहीं मंगाते हैं
वो इनलीगल तरीके यानी गैर कानूनी रूप से अपने देश में मंगवाते हैं और उसी को ही क्या कहते हैं, तस्करी कहते हैं। और उसकी वजह से देश का जो BOP होता है वो अनफेवरेबल हो जाता है, राइट, क्योंकि वो लाके उसकी क्या करते हैं, सप्लाई मार्केट में करने लग जाते हैं, राइट। तो इसकी वजह से हमारा BOP अनफेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा BOP क्या हो रहा है, अनफेवरेबल हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या क्या कारण है। फर्स्ट अगर हम बात करें कि विदेशी ऋणों के भुगतान का बढ़ता बोझ, यानी कि इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ फॉरेन डेब्ट्स, यानी कि जो विदेशी डेब्ट है, विदेशी जो हमने पैसा उधार लिया है उसको जब हम पे करेंगे, वापस रीपेमेंट करोगे, तो जिससे क्या होगा, आपका रीपेमेंट करने पर आपका पेमेंट साइड इंक्रीज़ हो जाएगा BOP का, राइट। तो BOP का जब पेमेंट साइड इंक्रीज़ होगा तो आपका BOP अनफेवरेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप अपना रीपेमेंट करते हैं वापस, तो इससे क्या होगा, रीपेमेंट करने पर आप कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट भी पे करेंगे, उसका जो आपने लोन लिया उसका इंटरेस्ट भी अगर हम पे करेंगे तो इससे हमारा BOP अनफेवरेबल होगा। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में जो कंटिन्यू है वो फॉरेन से क्या लिया जाता है, लोन लिया जाता है, और उस लोन को पे करते समय और उसके इंटरेस्ट को पे करते समय हमारा फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा क्या चला जाता है, बाहर की ओर चला जाता है, और जिससे हमारा BOP अनफेवरेबल हो जाता है। नेक्स्ट है, एडॉप्ट प्रोटेक्शन पॉलिसी बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी विकसित देशों के द्वारा संरक्षणात्मक नीति का पालन करना, प्रोटेक्शन पॉलिसी का पालन करना। देखिए यहाँ पे जो प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, विकसित देशों के द्वारा। देखिए विकसित जो डेवलप कंट्री होती हैं वो क्या करेंगे, डेवलप कंट्री क्या करते हैं, अपने देश में जो वो लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की जो डेवलप कंट्री है वो अगर हमारे देश से, इंडिया से कुछ माल को क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, मतलब मंगवा रही है उस अपने देश में, तो वो उस देश में क्या करेगा, उस इंपोर्ट वाले आइटम को क्या करेगा, एक रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, एक नियम लगा देगा, जिससे हम लोग जितना एक्सपोर्ट उस कंट्री में करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉलिसी कौन अपनाते हैं, जो विकसित देश हैं उनके द्वारा अपनाई जाती है। उनके द्वारा जब ये नीति अपनाई जाती है तो हम क्या करते हैं, जो विकासशील देश है वो चाह कर भी उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आयात नियंत्रण है वो बहुत ज़्यादा कठोर कर लेते हैं अपने यहाँ पे। यानी अगर हम बात करें कि जैसे कि USA है, वो हम इंडिया से क्या करता है, कुछ ना कुछ इंपोर्ट कर रहा है, यानी इंडिया से वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो उस इंपोर्ट पे वो इतने नियम, रूल्स, रेगुलेशन या कठोर या स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपना लेता है, तो उसकी वजह से जो इंडिया के लिए तो ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि वो अपना माल भेज रहा है कहाँ पे, अमेरिका के लिए, और अमेरिका के लिए ये माल क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। तो इंडिया जैसे ही एक्सपोर्ट करना चाहता है पर वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, कि USA के यहाँ पे क्या लगे हुए, रेस्ट्रिक्शन, कि आप ये चीज़ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इतना या इतना ही परसेंटेज आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ इंडिया चाह कर भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, किस में, USA में, क्योंकि USA ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। या तो इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है, या इंपोर्ट की कुछ लिमिटेशन, कोटा तय कर दिया कि आप इतना ही परसेंटेज मंगा सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। फिर है डिक्लाइन इन फॉरेन एड, यानी विदेशी सहायता में कमी। देखिए विकसित देश जो होते हैं वो विकासशील राष्ट्र की सहायता में निरंतर कमी बताई गई है। अगर हम बात करें कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि हम लोग जो सहायता लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाते हैं, या फिर जो फॉरेन सपोर्ट मिलता है वो कुछ ऐसी कंडीशंस पे मिलता है कि उस कंडीशन को ही पूरा करने पर आपको ये सपोर्ट मिलेगा। तो जो विकासशील देश हैं वो इनकी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाते, उसकी वजह से उनको विदेशी सहायता नहीं मिल पाती है। तो कुछ ऐसे रीजंस थे जिससे हमारा BOP, या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमारा BOP क्या हो गया, अनफेवरेबल हो जाता है। तो मोस्टली ऐसा कहा गया है कि जो विकासशील देश होते हैं, जो जिनको डेवलप करना अभी बाकी है, जिनकी डेवलपिंग प्रोग्राम क्या है, अभी प्रोग्रेस पे चल रहा है, तो
तो वहाँ पे बीओपी होता है वो मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशन बताई गई है। और जो भी विकसित देश है या जो डेवलप कंट्री है जहाँ पे डेवलप बहुत अच्छे से हो रखा है, वहाँ पे बीओपी हमेशा फेवरेबल बताए गए हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे उपाय करके, कुछ ऐसे सजेशंस देकर हम अपने बीओपी को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या विकासशील देश हैं, वो अपने यहाँ पे सुधार कर सकती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेजर्स होते हैं, यानी कि मेजर्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन की असाम्यता को सुधारने के उपाय। यानी कि हम जो अभी हमने देखे कि ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमारा बीओपी, क्योंकि हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में क्या होगा कि बीओपी अनफेवरेबल कंडीशन में ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से, या हम बात करें अदर रीज़न टेक्निक्स की वजह से, इन लिटरेसी की वजह से, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डाउन होने की वजह से, नो गुड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, कि लोग शिक्षित नहीं होते तो उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो कुछ ऐसे रीज़न की वजह से हमारा बीओपी क्या हो जाता है, अनफेवरेबल होता है। बट हम ऐसे कुछ सजेशंस बताएंगे जिससे हमारा जो बीओपी है वो अनफेवरेबल से दूर हो पाए। तो इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ अ नॉन मॉनेटरी मेजर्स यानी अमौद्रिक उपाय, एंड सेकंड इज़ अ मॉनेटरी मेजर्स यानी मौद्रिक उपाय। बिल्कुल क्लियर है कि जब मॉनेटरी आते हैं तो इसमें मनी से रिलेटेड सजेशंस होंगे, और यहाँ नॉन मॉनेटरी मेजर्स हैं यानी कि जो बिना अपन मुद्रा के या मनी के हम ऐसे रीजंस फॉलो करेंगे जिससे हमारा बीओपी फेवरेबल हो जाए। तो बहुत ही इजी पॉइंट है। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं अमौद्रिक उपाय की। तो कहने का मतलब है कि आपको पता है कि हमारा बीओपी हमेशा कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ना तो वो सरप्लस होना चाहिए, ना वो डेफिसिट होना चाहिए। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो बैलेंस्ड होने की कंडीशन है, क्योंकि हमारा बीओपी की क्या कंडीशन है, बैलेंस यानी संतुलित होना चाहिए। बट संतुलित नहीं है तो प्लस में होगा, सरप्लस होगा, इस मीन्स फेवरेबल कंडीशन, एंड डेफिसिट होगा इस मीन्स अनफेवरेबल कंडीशन। यानी कि प्लस में होने पर, सरप्लस होने में कह सकते हैं अनुकूल होना बीओपी का, और डेफिसिट यानी माइनस होना, क्या मतलब क्या हो गया, प्रतिकूल होना। और आपको बिल्कुल क्लियर है क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्टेटमेंट समझाया था कि प्लस कब होता है, जब आपका रिसिप्ट साइड आपको बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व मिलता है, देन योर बीओपी इज सरप्लस। बट अगर आपका पेमेंट साइड बहुत ज़्यादा है, आपने पेमेंट भुगतान करते जा रहे हैं विदेशों में, हमारा जो करेंसी है फॉरेन करेंसी वो बाहर की तरफ जाता रहेगा, तो इससे हमें डेफिसिट बीओपी मिलेगा। बट इक्वल का मतलब है आपका जो पेमेंट रिसिप्ट और जो पेमेंट है वो जब इक्वल रहता है तो वो उस देश के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मॉनेटरी मेजर्स की, यानी अमौद्रिक उपाय की। एंड द फर्स्ट इज़ द एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखिए, किसी भी देश का अगर बीओपी फेवरेबल करना है तो उसका एक सिंपल सा एक है, आप अपने निर्यातों को बढ़ा दीजिए। अब निर्यातों को बढ़ाने के लिए यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें, कॉस्ट में कमी करें, आप अपनी जो कमोडिटीज़ होती हैं उनकी क्वालिटी में क्या करें, सुधार करें, यानी माल की गुणवत्ता को बढ़ाएं। आप जो है वो एक्सपोर्ट पे जो भी टैक्स लगता है उसको कम कर दें। जब एक्सपोर्ट पे टैक्स कम करेंगे तो कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। और दूसरा और क्या कह सकते हैं कि जो भी एक्सपोर्ट होते हैं उस इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होना चाहिए, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए, सरकार के लिए ऐसी योजनाएं होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो पाए। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, यानी जहाँ जहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिस जिस कमोडिटीज़ का करते हैं, उनको गवर्नमेंट से सहायता मिलनी चाहिए। तो और नेक्स्ट क्या हो चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सेमिनार, फ्री एग्जीबिशन, ये सब फॉरेन में लगाए जाने चाहिए, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट को क्या मिले, बढ़ावा मिले, यानी एक्सपोर्ट हमारा बढ़ पाए। या और क्या हो सकता है कि अगर आप एक्सपोर्ट है, कुछ आप फिनिश गुड का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप उस रॉ मटेरियल को आराम से क्या कर पाएँ, ईजी वे से आप इंपोर्ट कर पाएँ और फिर उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करें और फिर उसका एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो देखिए, सिंपल सा है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिएगा आपको, राइट। और हमें लोन जो है, जो भी एक्सपोर्टर है उसको लोन सस्ता मिलना चाहिए,
दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए, एग्जीबिशन होने चाहिए, ठीक है, सेमिनार्स उनके लिए आयोजित होने चाहिए ताकि उनका नॉलेज बढ़े, तो हम एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट है, जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको दूसरा क्या करना होगा, इंपोर्ट को कंट्रोल यानी आयात नियंत्रण। आयात नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे कि अनावश्यक जितने भी अननेसेसरी आइटम्स का जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देना चाहिए, यानी प्रेशर लगा दिए जाने चाहिए, जिससे वो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और जो जनता है जो जिसको इंपोर्ट करती है वो सामान को नहीं मंगा पाएँ, राइट, वो भी अननेसेसरी आइटम्स पे लगाए जाने चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि कोटा सिस्टम को फॉलो कर लिया जाना चाहिए। कोटा सिस्टम को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि आप लोग उस जो वस्तुएं मंगा रहे हैं उनका एक परसेंटेज तय कर लें कि आप इतने ही परसेंटेज का इंपोर्ट कर पाएंगे। इससे ज़्यादा करने पर आपको क्या करना पड़ेगा, हैवी टैक्स पे करना होगा, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कंट्रोल में आने लगेंगे। और क्या होना चाहिए कि आपको देश में ये स्वदेशी भावना की जो कह सकते हैं भावना, उनका जागृत करनी चाहिए कि हमें सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ करना है, घरेलू सामान का, विदेशों के सामान का कम से कम यूज़ करें। तो ऐसा करने से हम अपने इंपोर्ट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर पाएंगे। सी पॉइंट है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। देखिए, अगर किसी भी देश का BOP अगर फेवरेबल करना है तो उसका सिंपल एक की लाइन है, वो है एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, यानी निर्यात तो आप बढ़ाएं और आयात जो आप कर रहे हैं उसका अपने देश में ही सब्स्टिट्यूट ढूंढ लें। तो देखिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हो गया कि देश में ऐसे उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए जिसके द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश में ही किया जा सके, यानी आयात प्रतिस्थापन से आयातों में कमी होगी और जो देश में जो हमारा कह सकते हैं पेमेंट साइड जो इंक्रीज़ हो रहा है उसमें कमी आएगी और हमारा BOP फेवरेबल हो जाएगा। यानी इंपोर्ट जो भी हम इंपोर्ट हैवी लेवल में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में कर रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट आपके घरेलू देश में या डोमेस्टिक एरिया में बनाना स्टार्ट कर लेना चाहिए, जिससे हम इंपोर्ट कम कर पाएँ। विदेशी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखिए, विदेशी पूंजी का मतलब है कि फॉरेन कैपिटल को आप अट्रैक्ट कीजिए, यानी आमंत्रित कीजिए या आकर्षित कीजिए कि वो आपके देश में आए। जैसे FDI है या FDI या हम कह सकते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करें तो इन सबको क्या करना है, आकर्षित करना है ताकि हमारे देश में वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन जो रिजर्व्स है वो बढ़ने लगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देश में विदेशों की पूंजी विनियोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए और साथ ही साथ विदेशी पूंजी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ऐसे रिबेट देने चाहिए ताकि वो अपनी कैपिटल को हमारे देश में लगा पाए, जिससे हमारा BOP क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। यानी कि टर्म्स ऑफ कंडीशन इजी रखें ताकि फॉरेन जो कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर पाएँ, चाहे वो शेयर परचेज़ करें, बॉन्ड परचेज़ करें या वो डायरेक्ट किसी कंपनी का एस्टेब्लाइज करें हमारे देश में। तो हम कह सकते हैं कि इससे फॉरेन जो करेंसी होगी वो हमारे देश में आएगी, तो इससे हमारा BOP क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। देखिए, ये जो पर्यटन उद्योग है ये हमारी इकोनॉमिक को बढ़ाने में बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम पर्टिकुलर भारत की बात करें तो भारत में ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ पे क्या होता है कि बहुत हिस्टोरिकल बात करें या बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छे से आकर्षित वाले जो प्लेस हैं या आकर्षित वाली जगह है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ का जो गवर्नमेंट इनकम का जो एक बड़ा भाग है वो पर्यटन उद्योग से मिलता है। तो पर्यटन उद्योग के विकास के लिए हमें उन जगह पे जो बहुत आकर्षित जगह हैं जहाँ पे फॉरेनर्स बहुत आना पसंद करते हैं उन जगहों को वापस डेवलप करना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं बड़े पुराने जो किले वगैरह हैं इनको क्या करना है, डेवलप टाइम टू टाइम करना है, जिससे क्या हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल जोन बन पाए जो टूरिज़्म है उनके लिए, ताकि बहुत ज़्यादा इनकम हमारे देश में आ पाए। जितने ज़्यादा विदेशी पर्यटक या फॉरेन टूरिज़्म हमारे देश में आएंगे उतनी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व हमारे देश में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ़ेक्टिव एक्शंस कंट्रोल, यानी प्रभावी विनिमय नियंत्रण।
देखिए प्रभावी नियंत्रण का मतलब है देश का केंद्रीय बैंक है वो एक परफेक्ट या इफ़ेक्टिव कंट्रोल करें, किससे कि जो हमारा फंड है फॉरेन रिजर्व का फंड उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो पाए। यानी कि जो भी एक्शन हमारा जो फॉरेन रिजर्व फंड है अगर गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करे तो बहुत अच्छे से उसका यूज़ हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इससे हमारा BOP क्या होगा, फेवरेबल होगा। नेक्स्ट है कि डिफेक्टिव चेक ऑन स्मगलिंग, यानी कि तस्करी पर प्रभावी रोक। तो देखिए तस्करी पर प्रभावी रोक के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी बने, जो इन लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए टाइम पर, ठीक है। और इससे हम अपने फॉरेन रिजर्व जो फंड है उसमें वृद्धि कर पाएंगे, जिससे हमारा BOP क्या होगा, अनफेवरेबल से बच सकता है। तो सरकार के द्वारा तस्करी हुआ या जो इन लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल में लेना चाहिए, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व का मिसयूज़ नहीं हो पाए और इससे हमारा BOP फेवरेबल हो पाए। नेक्स्ट है विदेशी ऋणों की व्यवस्था करना, टू अरेंज फॉरेन लोन। टू अरेंज फॉरेन लोन का मतलब हो गया कि अगर आपका BOP अनफेवरेबल है तो आप उसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, फॉरेन लोन ले सकते हैं, जिससे आप अपना BOP फेवरेबल कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय या कह सकते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने मेंबर्स को क्या करता है कि भुगतान संतुलन में जो डिसइक्विलिब्रियम आता है उसको शॉर्ट टर्म लोन देकर सपोर्ट कर उस डिसइक्विलिब्रियम को दूर करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो IMF होता है, IMF अपने जो भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर को क्या देता है, एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपना BOP क्या कर सके, फेवरेबल कर पाए। तो विदेशी सहायता लेकर भी हम अपने BOP को फेवरेबल कर सकते हैं। ये IMF से भी लोन ले सकते हैं और हम अगर हमारे गुड रिलेशंस है किसी कंट्री के साथ में तो हम उनसे भी फॉरेन लोन का अरेंजमेंट कर पाएंगे। तो ये थे नॉन मॉनेटरी मेजर्स जिसे हमने सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ या गतिविधियों से क्या किया है, BOP को फेवरेबल करना चाहते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे मेजर्स का जो कि मॉनेटरी से रिलेटेड है, यानी कि मौद्रिक से संबंधित हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट ही हैं। तो फर्स्ट इज़ टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिफ्लेक्शन, मुद्रा संकुचन की नीति अपनाना। अच्छा, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी आपको जानबूझकर हम क्या कर रहे हैं, अपने देश की साख की मात्रा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि मुद्रा और साख की मात्रा को जानबूझकर कम करने की नीति अपनाकर हम अपने BOP के अनफेवरेबल के टर्म्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण जो स्वदेशी वस्तुएं होगी या हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कमोडिटीज़ होगी वो सस्ती हो जाएगी मंदी के कारण, डिफ्लेक्शन की वजह से, और हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए अगर हम डिफ्लेक्शन का सपोर्ट लेते हैं तो इससे जो आपका एक्सपोर्ट है वो तो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपके देश में वस्तुएं होंगी वो सस्ती हो जाएगी विदेशों के लिए, और हमारे लिए जो इंपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो यानी कि इंपोर्ट तो हो जाएंगे कम, हतोत्साहित हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, यानी निर्यात क्या हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे। कब, कौन सी पॉलिसी अपनाने पर, मुद्रा संकुचन की नीति अपनाने पर। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इस नीति के कारण स्वदेशी वस्तुएं और ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं और विदेशी आयात वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। इस कारण देश में निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम हो जाते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंक्रीज एंड इंपोर्ट डिक्रीज। भुगतान संतुलन को सुधारने का ये जो सजेशन है कि डिफ्लेक्शन पॉलिसी अपनाएं, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए या इकोनॉमिक के लिए अच्छा नहीं। 1930 का जो डिफ्लेक्शन मंदी का समय था वो बहुत डेंजर था, तो ऐसा सॉल्यूशन सिर्फ हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपना सकते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम डिफ्लेक्शन को नहीं फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन का मतलब है आप अपनी जानबूझकर अपनी जो साख है उसको, क्रेडिट है उसको क्या कर रहे हैं, आप डाउन कर रहे हैं। इससे हम लोग कुछ समय के लिए अपना जो एक्सपोर्ट है जो कि सस्ता हो जाएगा वो तो बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट जो कि क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही अपना सकते हैं इस पॉलिसी को, राइट। नेक्स्ट है चेक ऑन इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। देखिए देश में जो तेज़ी में बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाकर भुगतान संतुलन को हम भुगतान संतुलन में जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको दूर कर सकते हैं।
आंतरिक मूल्य पर नियंत्रण द्वारा देश में एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा और जो इम्पोर्ट है वो डिक्रीज़ होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन की वजह से, यानी कि आप अपने मुद्रास्फीति यानी महंगाई को कंट्रोल में कर यहाँ पे मुद्रास्फीति का मतलब क्या होगा, महंगाई को कंट्रोल में करके अगर आपके देश में इन्फ्लेक्शन नहीं होगा तो सिंपल है, आप इंपोर्ट क्या करेंगे, आप इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके देश में ही वस्तु सही मिल रही है, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इंपोर्ट आप इतना नहीं करेंगे लेकिन आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करके हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और इंपोर्ट को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। किसको, इन्फ्लेक्शन को कंट्रोल करके, राइट। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। देखिए दिस मेथड इज़ नॉट गुड फॉर कंट्री, क्योंकि ये मेथड फॉलो कर हम अपने देश की करेंसी को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा बीओपी बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि अपनी ही मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में गिरा देना या कम कर देना। तो हम कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन में जब अनफेवरेबल की कंडीशन आ जाए तो उसे सही करने का ये फाइनल क्या होता है, ये फाइनल एक हमारे लिए एक सॉल्यूशन है, या हम कह सकते हैं कि फाइनल अस्त्र है या शस्त्र कह सकते हैं। ये फाइनल हमारे लिए अस्त्र के रूप में काम आता है कि मुद्रा का अवमूल्यन करना। अवमूल्यन का मतलब होता है डिवैल्यूएशन, इट मीन्स देश की मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्रा के मूल्य में कम करना, यानी कि हमारी करेंसी को जानबूझकर डाउन करना। जिससे क्या होगा, जिससे आपका कुछ समय के लिए आपके जो एक्सपोर्ट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे और इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होंगे। अब डिवैल्यूएशन आप करेंसी का करेंगे, आपकी करेंसी को डाउन करेंगे तो फॉरेन के लोगों को अब हमारी जो कमोडिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगी, क्योंकि आपका करेंसी का वैल्यू क्या हो गया, डाउन हो गया। तो अब उनको अपनी करेंसी जो है वो कम पे करनी होगी, तो वो कमोडिटीज़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा ले पाएंगे। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, हमारे वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट जब भी करेंसी का डिवैल्यूएशन करते हैं तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, क्योंकि अब हमें किसी चीज़ को मंगाने के लिए ज़्यादा पैसे पे करने होंगे फॉरेन करेंसी के रूप में। तो यानी कि डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के समय इंपोर्ट हो जाता है बहुत कॉस्टली और जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत चीपर हो जाता है, यानी सस्ता हो जाता है। लेकिन ये रीज़न जो है वो बहुत ये मेथड या मेजर्स है वो बहुत सोच समझकर किसी कंट्री के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बाद में बहुत ही बेकार परिणाम उसकी इकोनॉमिक के लिए बहुत ही गलत साबित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भुगतान असंतुलन को ठीक करने का डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इट्स अ लास्ट मेथड होता है कि हम इसे सही कर सकते हैं। ये तभी सक्सेस होता है जब अदर कंट्रीज जो होती हैं वो पॉलिसी ऑफ कंपैरेटिव डिवैल्यूएशन नहीं अपनाएं, यानी कोई दूसरी कंट्री इस मेथड को नहीं अपना रही है जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तभी ये सक्सेस होती है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। तो ये मॉनेटरी मेजर्स थे जिसमें 3 पढ़े थे। एडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डिफ्लेक्शन, बहुत ईजी है याद करना, डिफ्लेक्शन, फिर कंट्रोल द इन्फ्लेक्शन और फिर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इट मीन्स द अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में डाउन करना, यानी कि गिरा देना। जब आप अपनी करेंसी को डाउन करोगे तो हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा, तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, लेकिन दूसरी कंट्री के लिए जो मंगाना है हमारे देश से वो बहुत सस्ता हो जाएगा और वो हमें बहुत ऑर्डर देंगे, प्रोडक्शन होगा और हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये थे आज हमारे इस वीडियो में कॉजेज़ बीओपी के क्यों अनफेवरेबल होता है, उसके कारण, और देन कुछ सजेशंस, कुछ मेजर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।